गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस देख लिया था। एटॉमिक रेडियस में हमने 3 टाइप के रेडियस देखे थे, जिसमें आपका पहला था कोवेलेंट रेडियस, दूसरा था आपका मेटालिक रेडियस और तीसरा अपना था वैन डेर वाल रेडियस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर और टॉप टू बॉटम मूव करने पर एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन किस तरह से होता है। तो हमने पढ़ा है कि जो जेड इफेक्टिव है, तो लेफ़्ट टू राइट जो जेड इफेक्टिव है वो आपका इंक्रीज़ करता है। तो जब हम लोग एक पीरियड में मूव करेंगे तो पीरियड में मूव करने पर क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है वो आपका इंक्रीज़ करेगा और जो शेल नंबर है, शेल नंबर आपका सेम रहेगा। तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। तो पीरियोडिक ट्रेंड यहाँ पे ये बनता है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज करता है। अब इसमें भी यहाँ 2 केस है, पहला केस फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और दूसरा केस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला है आपका फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। तो पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस में जो पीरियोडिक वेरिएशन है तो इसमें यहाँ पे हम लोग 2 केसेस देखेंगे, और 2 केसेस में भी पहला आपका अक्रॉस द पीरियड और दूसरा आपका अलोंग द ग्रुप। तो फर्स्ट है आपका इसमें फर्स्ट अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड में भी सबसे पहला है फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है इनमें अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, क्योंकि हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो हमें पता है भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो साइज में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इसको समझ ले, आपका जैसे मान लो सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड है तो वैलेंस शेल जो है वो क्या होगा, 2 होगा, और वैलेंस शेल अगर 2 है तो लेफ्ट टू राइट सभी का वैलेंस शेल जो है वो सेम है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है तो हमने देखा है, कैलकुलेट भी किया है कि लेफ्ट टू राइट जो जेड इफेक्टिव है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ये इंक्रीज करता है, और कितने से इंक्रीज करता है, बाई 0.65। तो 0.65 वैल्यू से जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है। अब जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज करेगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है, माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो Q1 Q2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपको पता है फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे R तो सेम ही है, Q1 Q2 बढ़ गया तो जो साइज है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने का। जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी समझ सकते हैं हम लोग कि जो जेड इफेक्टिव है वो लेफ्ट टू राइट क्योंकि इंक्रीज करता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव 0.65 वैल्यू से इंक्रीज करेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास ट्रेंड बनता है, तो ट्रेंड यहाँ से बनता है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड सिंस Z effective increases by 0.65. Hence, F attraction on valence electron also increases, तो also increases। इस कारण से
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज करेगा तो जो साइज है रेडियस, जो एटम का जो रेडियस है उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका डिक्रीज करेगा जनरली, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, तो एक्सेप्शनल केसेस को भी यहाँ पे हमें देखना है। अब इसमें एक एक करके पीरियड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका पीरियड नंबर 1। तो फर्स्ट पीरियड की अगर बात करें तो फर्स्ट पीरियड में अपने पास दो एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? तो हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक ना, H और He, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अब H और He में हमने अभी देखा लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो Z इफेक्टिव है वो बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो घटेगा। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम किसका होना चाहिए? कम होना चाहिए किसका? हीलियम का। ज़्यादा किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटता है। लेकिन फर्स्ट पीरियड में ही एक्सेप्शन है, इसमें H और He में जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा किसका है? He का। मतलब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ना कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अपने पास एक एक्सेप्शन आ गया। तो एक्सेप्शन क्यों आया है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के लिए जो रेडियस डिफाइंड है वो कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड है, कोवेलेंट रेडियस। जबकि हीलियम के लिए जो रेडियस डिफाइंड है, तो हीलियम के लिए हमने देखा है कि यहाँ पे वैंडर वॉल रेडियस जो है वो डिफाइंड है। हीलियम के लिए वैंडर वॉल रेडियस डिफाइंड है, जबकि हाइड्रोजन के लिए कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड है। अब कोवेलेंट रेडियस और वैंडर वॉल रेडियस में बड़ी वैल्यू किसकी होती है? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था भाई सबसे बड़ी वैल्यू किसकी थी? वैंडर वॉल रेडियस की। उससे छोटी रेडियस कौन सी थी? मेटालिक रेडियस। और सबसे छोटी रेडियस कौन सी थी? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस कम है, वैंडर वॉल रेडियस ज़्यादा है। इसीलिए हीलियम का जो रेडियस है वो आपको ज़्यादा मिलता है और हाइड्रोजन का रेडियस हमें कम मिलता है, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा होगा? इसके लिए वैंडर वॉल रेडियस डिफाइंड है, इसके लिए कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड है। अच्छा, आप लोग का जो एग्जाम है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक ही पूछा जाएगा, तो वहीं तक के आप लोग को अभी प्रिपेयर करना है। फिलहाल पीरियोडिक टेबल में जो अपना लास्ट टॉपिक जो अभी कवर हुआ है वो क्या है आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वहीं तक के क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पीरियड नंबर 2, तो देखो सेकंड पीरियड में, ठीक है, सेकंड पीरियड में अपने पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट है आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक। तो ये अपने पास एलिमेंट्स हैं। अब हमने ये देखा है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस घटता है। तो इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा रेडियस किसका हो जाएगा? लिथियम। उससे छोटा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब सबसे छोटा रेडियस किसका होना चाहिए? तो सबसे छोटा रेडियस होना चाहिए किसका? नियॉन का। लेकिन फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है कि नियॉन का जो रेडियस है, ये पीरियड नंबर 2 था आपका, तो नियॉन का जो रेडियस है वो इन सबसे बड़ा रेडियस है। नियॉन का जो एटॉमिक रेडियस है वो इन सबके रेडियस से बड़ा है। तो इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन सिंपल सा है कि लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इन सब के लिए जो रेडियस डिफाइंड है ये मेटालिक है या फिर कोवेलेंट। तो मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड। मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं? सेम। मतलब मेटालिक स्लाइटली बड़ा होता है, कोवेलेंट स्लाइटली छोटा होता है। लेकिन मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस से काफ़ी बड़ी वैल्यू किसकी होती है? वैन डर वाल रेडियस की। और यहाँ पे जो अपना नियॉन है, नियॉन के लिए रेडियस कौन सी डिफाइंड है? वैन डर वाल। तो वैन डर वाल रेडियस इसके लिए डिफाइंड है। तो नियॉन का जब हम लोग एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो वैन डर वाल रेडियस होता है। और आपको पता है कि जो वैन डर वाल रेडियस है वो मेटालिक और कोवेलेंट से बड़ा वैल्यू हमें मिलता है। तो इसीलिए नियॉन का जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जो साइज है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो किसका होगा? नोबल गैसेस का होगा। एक मैं और लिख रहा हूँ पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 3 में
सबसे बड़ा रेडियस किसका हो जाएगा, आर्गन का। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। तो आर्गन के लिए रेडियस कौन सा डिफाइंड है, वैन डर वाल रेडियस। और हैलोजेंस के लिए जो रेडियस डिफाइंड है वो कौन सी है आपकी, इन सब के लिए रेडियस डिफाइंड है मेटालिक और कोवेलेंट। तो मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे अपने पास इन सब के लिए डिफाइंड है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक पीरियड में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होता है, तो एक पीरियड में सबसे बड़ा जो एटॉमिक रेडियस है वो होता है नोबल गैसेस का, क्योंकि इनके लिए रेडियस डिफाइंड कौन सी है, वैन डर वाल रेडियस इनके लिए डिफाइंड है। तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, तो ये किसके लिए होगा आपका, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए जो रेडियस होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। तो इसमें सिंपल सा था, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। कोई पूछता है कि क्यों डिक्रीज करेगा, तो रीजन सिंपल सा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है। कितनी वैल्यू से इंक्रीज करता है, तो 0.65 इतनी वैल्यू से वो इंक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, तो सबसे बड़ा रेडियस होगा नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस का रेडियस क्यों होगा, तो इसका रीजन भी सिंपल सा है। इसका रीजन है कि उनके लिए रेडियस कौन सा डिफाइंड है, वैन डर वाल। अब नेक्स्ट बात करेंगे टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जब एक ग्रुप में मूव करेंगे तो ट्रेंड क्या होगा। तो नेक्स्ट है, अच्छा टॉप टू बॉटम से पहले हमने अभी तक ये देखा कि जब हम लोग एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो वेरिएशन है वो ठीक है डिफरेंट होता है। तो डी ब्लॉक को भी पहले देख लें, फिर बात करेंगे अलोंग द ग्रुप की। तो इसी में जो बी पार्ट है इसका, बी, तो बी पार्ट है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ट्रेंड है वो कैसा होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें तो डी ब्लॉक में आपके पास कौन कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और तीसरी 5D सीरीज, ठीक है ना। 3 सीरीज अपने पास, 3D, 4D और 5D। तो सबसे पहले अगर बात करें 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद कौन है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक। तो ये अपने जो है 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको ट्रेंड याद रखना है, फिर उसका रीजन भी समझते हैं। तो ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस आयरन तक डिक्रीज करेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। तो सबसे पहले आयरन तक जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक ना। तो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक आपका जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगा। आयरन, कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक रेडियस है ये प्रैक्टिकली सेम होता है, और निकल के बाद जो रेडियस है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। निकल के बाद जो रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जो ट्रेंड है हमको याद रखना है कि आपका जो एटॉमिक रेडियस है सबसे पहले डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट और उसके बाद फिर इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट किसके लिए, आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए। अब इसका रीजन समझ लें, तो देखो रीजन आता है इसका जेड इफेक्टिव से। जो जेड इफेक्टिव होता है, ठीक ना, तो जेड इफेक्टिव जो है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जेड माइनस सिग्मा, ठीक ना। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब हमने जेड इफेक्टिव वाले टॉपिक में पढ़ा है कि ये जो जेड है ये आपको किसके बारे में बताता है, तो ये आपको बताता है अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और जो सिग्मा है ये आपको बताता है अबाउट फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपको जो Z है, Z बताता है अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सिग्मा आपको बताता है अबाउट फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब देखो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक
ठीक। Z और सिग्मा में जो Z फैक्टर है ये सिग्मा के ऊपर डोमिनेट करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो Z फैक्टर है, Z फैक्टर डोमिनेट्स ओवर सिग्मा फैक्टर, ठीक। ये जो Z फैक्टर है ये सिग्मा फैक्टर के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है। समझाते हैं इसको। आयरन कोबाल्ट निकल के केस में Z और सिग्मा एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, यानी कि ये जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर काउंटर बैलेंस Z फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है ये Z फैक्टर को काउंटर बैलेंस कर देता है। और निकल, कॉपर और जिंक की अगर बात करें तो इन निकल, कॉपर एंड जिंक जो सिग्मा फैक्टर है, तो सिग्मा फैक्टर डोमिनेट्स ओवर Z फैक्टर, ठीक। सिग्मा फैक्टर Z फैक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर होगा क्या कि जैसे मान लो ये जो अपना 3D सीरीज है, तो 3D सीरीज का जो वैलेंस शेल है वो तो फोर्थ शेल होगा। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कौन सा शेल है, 4। 4s2 होता है ना इसमें, 3D 10 4s2 इस तरह से होता है। अब यहाँ पे जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4s2 वाला है, ठीक ना। 4s2 जो है तो यहाँ पे अपने पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या बोल रहे हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर 3D1 से लेकर 3D10 तक जो है कॉन्फ़िगरेशन वैरी करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D1 से लेकर कहाँ तक, 3D10 तक भरेंगे। अब देखो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एक तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करेगा, ठीक। तो इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन इंक्रीज करेगा। तो प्रोटॉन जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो Z की वैल्यू है वो बढ़ती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये भाई, Z की वैल्यू बढ़ेगी तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ इनर शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, ठीक ना भाई। जो इनर शेल है या जो 3D सबशेल है, तो 3D में एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे अपने पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी बढ़ेगा, ठीक। तो Z भी बढ़ेगा और जो सिग्मा है इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 3D सबशेल में तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस को शील्ड करेगा, तो शील्ड करेगा तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है अपने पास कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर Z की वैल्यू भी बढ़ती है, सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता है और यहाँ पे 3D या थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। तो दोनों फोर्स बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब मैटर ये करता है कि जैसे Z भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, कौन किसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ठीक। तो कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि स्कैंडियम से लेकर आयरन तक, ठीक, जो Z फैक्टर है ये सिग्मा फैक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है। इसका मतलब Z की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक, और सिग्मा की वैल्यू कम इंक्रीज होती है। यानी Z जो है वो सिग्मा पे डोमिनेट कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम अमाउंट से बढ़ता है। तो भाई अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा बढ़ गया तो साइज में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो इस कारण से जो साइज है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन केसेस में जो एटॉमिक रेडियस है ये प्रैक्टिकली सेम होता है। तो प्रैक्टिकली सेम क्यों होता है? क्योंकि जिस अमाउंट से सिग्मा बढ़ता है, ठीक, जिस अमाउंट से सिग्मा बढ़ेगा उसी अमाउंट से Z भी बढ़ेगा, यानी कि सिग्मा फैक्टर काउंटर बैलेंस Z फैक्टर। यानी कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया, तो इसलिए ना तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना तो एक्सपेंशन आएगा, तो जो साइज है वो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, निकल, कॉपर और जिंक, इन तीनों के लिए अगर बात करें तो इसमें जो सिग्मा है वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ता है। ये स्लेटर्स रूल से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, ठीक। इसके लिए दूसरे रूल्स हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, क्लीमेंटी और रेमंडी, इनके रूल्स आते हैं Z इफेक्टिव के,
वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये पता चलता है कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ती है और जो z की वैल्यू है वो कम अमाउंट से बढ़ती है। तो सिग्मा की वैल्यू अगर ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम अमाउंट से बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो साइज में क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन। इसीलिए जो निकल, कॉपर और जिंक है इसमें साइज में एक्सपेंशन आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें जो है ट्रेंड, सबसे पहले तो ट्रेंड याद रखना है। तो ट्रेंड जो है स्कैंडियम से लेकर आयरन तक, इसको क्लास में याद कर लेंगे। स्कैंडियम से लेकर आयरन तक जो साइज है वो आपका डिक्रीज करता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल का जो साइज है वो प्रैक्टिकली क्या होता है, सेम होता है। और उसके बाद निकल, कॉपर और जिंक की अगर बात करें तो जो साइज है उसमें एक्सपेंशन आता है, साइज में एक्सपेंशन आता है। कोई इसका रीजन पूछ ले तो रीजन क्या बताएंगे कि स्कैंडियम से लेकर आयरन तक जेड फैक्टर डोमिनेट करता है किस पर, सिग्मा फैक्टर पर। आयरन, कोबाल्ट, निकल में सिग्मा फैक्टर जेड फैक्टर को काउंटर बैलेंस कर देता है और निकल, कॉपर और जिंक में जो सिग्मा फैक्टर है वो जेड फैक्टर पे डोमिनेट करता है। अब इसका अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो इसका देखो, अगर एक ग्राफ बनाए, ठीक, तो इसमें देखो ग्राफ में यहां पे आपके पास एटॉमिक रेडियस और ये आपका Z यानी कि एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले स्कैंडियम से लेकर आयरन तक, यहाँ पे अपने पास ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ पे अपने पास कौन है, आयरन। तो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक सबसे पहले जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगा, ठीक। आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो आयरन, कोबाल्ट और निकल में जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और निकल, कॉपर और जिंक, तो निकल, कॉपर और जिंक, इसके बाद जो साइज है वो एक्सपैंड करता है। अब इसमें देखो आर्बिट्रेरी नहीं पूछा जाता कि कौन सा किससे ज़्यादा कौन सा किससे कम है। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट, उसके बाद फिर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक। सिमिलर ट्रेंड 4D एंड 5D सीरीज में भी हमें मिलता है, ठीक। 4D सीरीज में भी पहले आयरन के नीचे तक यानी रुथेनियम तक, ठीक, जो साइज है वो डिक्रीज करता है। उसके बाद रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है और उसके बाद साइज इंक्रीज करता है। यानी कि यहाँ भी अगर देखें हम तो पहले साइज डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज करेगा। और सेम ट्रेंड आपको 5D सीरीज में भी मिलता है। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इन तीनों सीरीज में जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। पहले डिक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीजिंग, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर, तो सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर 3D, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, तो 4D और 5D के लिए भी सेम ट्रेंड आपको यहाँ पे मिलता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें अलोंग द ग्रुप, तो नेक्स्ट बात करेंगे अलोंग द ग्रुप की। तो अलोंग द ग्रुप अगर देखें हम, ठीक, सेकंड है अलोंग द ग्रुप। तो देखो डाउन द ग्रुप मूव करने पर, जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, तो आपका जो शेल नंबर है तो शेल नंबर इंक्रीज करेगा और शेल नंबर जब इंक्रीज करेगा तो रेडियस में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा, यानी जो रेडियस है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर शेल नंबर इंक्रीज करता है और शेल नंबर इंक्रीज करने के कारण जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसमें ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in a group, since shell number increases, तो shell number increases, hence atomic radius, तो atomic radius also increases generally क्यों, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस को अलग से हमें याद रखना है। तो एक्सेप्शंस क्यों है तो उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पे मैं सारे ग्रुप बना रहा हूँ, तो देखो आपके पास ये हो गया हाइड्रोजन, इसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ठीक। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है तो फ्रांशियम की बात नहीं करते। इसके बाद लिथियम के बगल में बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहाँ पे अपने पास 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। ये आपका 3D सीरीज़, 3D सीरीज़। यहाँ पे कौन सी सीरीज़ है? 4D सीरीज़। और यहाँ पे कौन सी सीरीज़ है? 5D सीरीज़। तो ये 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स। अच्छा, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बेरिलियम के बाद यहाँ पे बोरॉन। बोरॉन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो टिन और लेड। यहाँ पे अपने पास कार्बन फिर से आ गए, सॉरी। यहाँ ऑक्सीजन है अपने पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें अगर देखें हम लोग, डाउन द ग्रुप मूव करने पर शेल नंबर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जो वैलेंस शेल होगा ये कौन सा होगा? फर्स्ट शेल। लिथियम के लिए जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल। सोडियम के लिए जो वैलेंस शेल है थर्ड शेल। तो हम लोग देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो शेल नंबर है वो एक एक इंक्रीज कर रहा है, और शेल नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो रेडियस है वो इंक्रीज करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। बेरिलियम फैमिली में भी या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप रेडियस जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे अपने पास नोबल गैसेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा। हैलोजेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा। ऑक्सीजन फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा। नाइट्रोजन फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा। कार्बन फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा। तो दिक्कत किस फैमिली में है? बोरॉन फैमिली में। बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो अब एक्सेप्शन को समझें। देखो, बोरॉन से जो बड़ा रेडियस है वो एल्यूमिनियम का है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड का है, एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का है। अब एल्यूमिनियम और गैलियम में बड़ा रेडियस किसका होना चाहिए था? तो एल्यूमिनियम गैलियम में बड़ा रेडियस होना चाहिए था, गैलियम का छोटा कौन होना चाहिए था? एल्यूमिनियम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाता है, और एल्यूमिनियम और गैलियम में जो है एल्यूमिनियम का रेडियस बड़ा है, गैलियम का रेडियस छोटा है, और ये स्लाइटली छोटा है। मतलब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मेजर नहीं है, डिफरेंस कैसा है? माइनर। इन दोनों में जो रेडियस का डिफरेंस है वो बहुत स्लाइट सा है। गैलियम जो है ये स्लाइटली छोटा किससे है? एल्यूमिनियम से। इसके बाद गैलियम इंडियम में बड़ा कौन है? इंडियम। इंडियम थैलियम में बड़ा कौन है? थैलियम। थैलियम जो है बहुत स्लाइटली बड़ा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं आता है। तो देखो यहाँ दो जगह पे कुछ अलग चीज़ हमें दिख रही है। पहला एल्यूमिनियम गैलियम, इसमें बड़ा रेडियस किसका है? एल्यूमिनियम का। तो एक तो ट्रेंड में या कुछ अलग चीज़ हमें दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे मैंने ही बताया कि इंडियम और थैलियम में जो रेडियस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, ठीक। स्लाइटली बड़ा कौन है? थैलियम। तो अब इन दोनों का रीज़न यहाँ पे समझने वाले हम लोग, ठीक। तो देखो, पहला यहाँ पे जो लिमिटेशन था वो ये था कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम और रेडियस ऑफ गैलियम में अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम का साइज जो है वो स्लाइटली बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन समझ लें। एल्यूमिनियम किस पीरियड का एलिमेंट है? तो एल्यूमिनियम आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसका जो वैलेंस शेल होता है ये थर्ड शेल होता है। तो यहाँ पे n = 1, n = 2, n = 3, ये वैलेंस शेल हो गया। गैलियम जो है तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम। गैलियम जो है ये किस पीरियड का एलिमेंट है? तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। गैलियम किस पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ, ठीक। तो n = 1, n = 3, n = 4। तो ये इसका जो वैलेंस शेल है ये कौन सा शेल है आपका? फोर्थ शेल है। तो गैलियम का जो वैलेंस शेल होगा वो फोर्थ शेल होगा। तो कायदे से देखा जाए तो बड़ा रेडियस किसका होना चाहिए था? बड़ा रेडियस होना चाहिए था गैलियम का, छोटा कौन होना चाहिए था? एल्यूमिनियम का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे शील्डिंग जो है, शील्डिंग यहाँ पे मैटर कर जाता है ना, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में देखा जाए तो पहले एक चीज़ हमें यहाँ समझ लें, इसको समझने से पहले कि sp
डी और एफ, इसमें जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग है, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, तो सबसे इफेक्टिव शील्डिंग जो है वो एस की होती है, ठीक है। सबसे इफेक्टिव शील्डिंग किसकी होती है? एस की। उससे पुअर शील्डिंग होती है डी की और पी की, उससे पुअर शील्डिंग डी की और सबसे पुअर शील्डिंग एफ की। तो होता क्या है कि सबसे इफेक्टिव शील्डिंग जो है वो किसके द्वारा होती है? एस के द्वारा होती है। उससे पुअर शील्डिंग पी, उससे पुअर शील्डिंग डी, सबसे पुअर शील्डिंग एफ। इनफैक्ट डी और एफ की शील्डिंग जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है। इनकी जो शील्डिंग है दिस इज पुअर शील्डिंग, यानी कि अगर एस या पी में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो शील्डिंग इफेक्टिवली करता है, जबकि डी या एफ ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी शील्डिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, या वो न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? तो इसका रीजन इनके शेप से आता है। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का डबल, डी का डबल डबल। तो एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक लोब होता है स्फेरिकल शेप का, तो वो न्यूक्लियस को पूरी तरह से कवर कर देता है। लेकिन पी ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं? दो। तो दो लोब होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दो लोब में डिफ्यूज हो जाता है। डी में कितने लोब होते हैं? चार लोब होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन चार लोब में डिफ्यूज हो जाता है। और एफ में कितने लोब होते हैं? 6। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 6 लोब्स में डिफ्यूज हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब 6 लोब में डिफ्यूज हो गया तो उसका जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम हो जाएगा और वो न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाएगा। जबकि एस ऑर्बिटल में एक ही लोब है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक ही लोब में है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड कर लेगा। जबकि पी में 2 लोब में वो डिस्पर्स हो गया, डी में 4 लोब में डिस्पर्स हो गया और एफ में 6 लोब्स में डिस्पर्स हो गया। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाते। इनके शेप से चीज़ आती है। ये रिजल्ट हमें याद भी रखना है कि एस पी डी एफ में सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी मानी जाएगी? एस की, फिर पी की। डी एफ की शील्डिंग बहुत ही पुअर मानेंगे और डी से भी पुअर शील्डिंग किसकी मानेंगे? एफ की मानेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे शील्डिंग का यहाँ पे रीजन आता है कि आपका जो गैलियम है, ठीक, और जो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के पास कोई डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जबकि गैलियम जो है जी है। तो गैलियम जो है वो 3D सीरीज के बाद आता है। तो गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। कितना कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 3D। और 3D भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 10। भाई 3D 10 4s 4p1 अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। तो जो इनर शेल है, तो यहाँ पे 3D 10, इस शेल के अंदर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक, अब ये बताओ कि एल्यूमिनियम से जब आप गैलियम पे आओगे, डाउन द ग्रुप मूव करोगे, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। तो एल्यूमिनियम से जब हम लोग गैलियम पे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि 5s वर्सेस 3D में किसका शील्डिंग इफेक्टिव होगा, तो इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी नोट्स और एंगुलर नोट्स होते हैं, तो इस तरह का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है। एक ही शेल के अंदर जो आपके सब शेल्स हैं SPDF, उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी है। दो अलग अलग शेल्स में जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनकी शील्डिंग अलग अलग टाइप की होगी, तो वो नॉन कंपेरेबल, ठीक है, उनको हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स हैं, उन सब शेल्स की शील्डिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। इसके बाद यहाँ पे अपने पास गैलियम और एल्यूमिनियम की मैं बात कर रहा था। तो देखो गैलियम जो है इसके थर्ड शेल में 10 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 10 डी इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग है ये बहुत ही पुअर है, यानी खराब शील्डिंग है। ये न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पा रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम से जब आप गैलियम पे आओगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि जो Z की वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, Z की वैल्यू बढ़ेगी और ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी शील्डिंग होती है पुअर, ये न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाते। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो Z इफेक्टिव है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है ना। Z इफेक्टिव जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, साइज में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। इस कारण से गैलियम और एल्यूमिनियम का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है,
इनफैक्ट गैलियम थोड़ा सा छोटा हो जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसका रीजन अगर कोई पूछ ले तो इसमें आप रीजन क्या बताओगे? तो रीजन मैं लिख भी दे रहा हूं कि दिस इज ड्यू टू, तो दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग डी इलेक्ट्रॉन्स present in gallium, due to which Z effective increases on वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो Z इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, और जब Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा तो साइज में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसलिए इन दोनों का साइज लगभग लगभग सेम हो जाता है। इनफैक्ट गैलियम थोड़ा छोटा होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा आपको मिलता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ठीक, अब और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब देखो, गैलियम से जब आप इंडियम पे आते हो तो गैलियम के पास भी डी इलेक्ट्रॉन्स है, इंडियम के पास भी डी इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ हिसाब बराबर हो गया, दोनों के पास डी इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन शेल नंबर ज़्यादा किसका है? इंडियम का। ठीक, तो इस कारण से इंडियम का साइज बड़ा होता है। इंडियम से जब हम लोग थैलियम पे आते हैं तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है कि इंडियम के पास डी इलेक्ट्रॉन है, थैलियम के पास डी इलेक्ट्रॉन है, ये तो अच्छा है, लेकिन थैलियम के पास एफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, इसके पास क्या है? एफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो यहाँ लैंथनम है, और लैंथनम के बाद लैंथेनॉइड सीरीज आ जाती है, 4f सीरीज। यहाँ पे कौन सी सीरीज आती है आपकी? 4f सीरीज। तो थैलियम जो है इसके पास 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना, 4f 14, तो इसके पास 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इसके पास कोई एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अब एक चीज़ समझे, जो सेकेंड अपना जो एक्सेप्शन था, या सेकंड जो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ हमें दिख रही है जिसमें क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि रेडियस ऑफ थैलियम और रेडियस ऑफ इंडियम में थैलियम इंडियम से बड़ा होना चाहिए था और थैलियम इंडियम से बड़ा होता भी है, लेकिन इन दोनों में जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत स्लाइट सा है, अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कैसा है? स्लाइट, माइनर सा डिफरेंस है। तो उसका रीजन समझ ले। देखो, इंडियम जो है, इंडियम की अगर बात करें, ये हो गया आपका इंडियम, तो 1 2 3 4 5, इंडियम 5th पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 और n = 5। जबकि जो थैलियम है Tl, तो थैलियम आपका इस तरह से 6, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6। थैलियम आपका 6th पीरियड का एलिमेंट है। अब इंडियम पे आएंगे तो भाई साइज जो है वो अप्रिशिएबल बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शेल नंबर है वो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इंडियम के पास कोई एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट हैज़ नो एफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि थैलियम के पास 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स है 4th शेल में, ठीक ना, 4f 14। थैलियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके पास 4f 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स। इन 14 इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग है, इन 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग है वो बहुत ही पुअर है या नेग्लिजिबल है। यानी कि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, शील्डिंग इनकी बहुत ही पुअर होती है। तो अगर ये न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भैया 6s2 होता है ना, 6s2, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पे जो Z इफेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा प्रोटॉन का चार्ज फील करेगा। अब Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसका एक नाम भी है, इसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी शेडिंग पुअर होती है, और शेडिंग जब पुअर होती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिससे साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और साइज में जब कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पॉइंट को मैं भी यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ, और आगे से अब डायरेक्ट ये नाम लेंगे हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक ना, फिर बार बार ये चीज़ नहीं बोलेंगे, अब सीधा बोलेंगे एक लाइन में या एक वर्ड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 14 पुअर
shielding F electrons in thallium, ठीक ना, in thallium, Z effective on valence electron increases, due to which there is contraction in size, जिसके कारण साइज में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन. दिस फेनोमेना इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो दिस फेनोमेना इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इस फेनोमेना को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया गया है. ठीक, तो देखो अगर कोई पूछ ले भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप क्या बताओगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 14f इलेक्ट्रॉन्स. ये जो 14f इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी शील्डिंग क्या होगी, पुअर होगी. पुअर शील्डिंग के कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पर जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा. जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज में क्या आ जाएगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा. इसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. ये टर्म हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो इसको आप लिख लो. और जब धीरे धीरे अपने पास लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बार बार हम इसको देखते जाएंगे तो ये अपने टिप्स पे भी आ जाएगा. तो ये था आपका टॉप टू बॉटम. तो टॉप टू बॉटम बस आपको याद रखना है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इसमें डाउन द ग्रुप साइज नहीं बढ़ेगा. अच्छा, ये जो ट्रेंड है ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर में नहीं है, ये कहाँ दिया है, एनसीईआरटी में. तो जब बोरॉन फैमिली शुरू हुआ है पी ब्लॉक चैप्टर में, क्लास 11th में जो पी ब्लॉक चैप्टर है उसमें पहली जो फैमिली शुरू की गई है वो है बोरॉन फैमिली. तो बोरॉन फैमिली जब शुरू की गई है तो वहां पे ये चीज बताया गया है. ठीक, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं. तो बोरॉन से बड़ा कौन है साइज में, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम से स्लाइटली छोटा कौन है, गैलियम. क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जबकि गैलियम के पास क्या थे, डी इलेक्ट्रॉन. इनकी शील्डिंग कैसी थी, पुअर. तो वैलेंस शेल पे जेड इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ गया, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ गया. गैलियम से बड़ा कौन है, इंडियम. दोनों के पास डी इलेक्ट्रॉन है तो जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग नहीं होगा, शेल नंबर डोमिनेटिंग होगा. इंडियम से स्लाइटली बड़ा कौन है, थैलियम. स्लाइटली क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब बात करेंगे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक ना, ये तो था आपका फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक, अब बात करेंगे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो देखो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सभी पीरियड्स, सभी ग्रुप्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारा ट्रेंड आपको मैंने बता दिया. ठीक, अभी डी ब्लॉक का भी देख लेते हैं. अब क्वेश्चन इसके बाहर से कहीं नहीं आता है. क्वेश्चन नहीं पूछता है इन दोनों में रेडियस का ट्रेंड बताओ. तो अगर रेडियस का ट्रेंड आता है या एटॉमिक रेडियस अगर क्वेश्चन इस पे आता है, जो कि अक्सर नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे जरूर होने चाहिए. ये क्वेश्चन हमसे मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता कि आपसे पूछ लिया जाए कि लेफ्ट टू राइट ट्रेंड क्या होगा या टॉप टू बॉटम ट्रेंड क्या होगा. तो ये सारे ट्रेंड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. ठीक, चलिए तो नेक्स्ट बात करेंगे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक, तो जहाँ तक अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप लोग चैट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो. और आगे बढ़ते हैं. तो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो अपने पास 3 सीरीज है. ठीक ना, कौन कौन सी, 3D सीरीज, ठीक ना, रेडियस ऑफ 3D सीरीज, रेडियस ऑफ 4D सीरीज और रेडियस ऑफ 5D सीरीज. तो रेडियस ऑफ 5D सीरीज, तो अपने पास 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज. तो सबसे पहले देखो मैं ट्रेंड बता दूं आपको. पहले तो ट्रेंड याद रखना है, फिर उसके बाद रीजन भी समझते हैं. तो ट्रेंड ये है कि 3D सीरीज से बड़ा रेडियस होता है 4D सीरीज का. क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पर शेल नंबर बढ़ता है, और शेल नंबर बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ता है. 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है सेम होता है. तो अप्रॉक्सीमेटली सेम क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है, इसका रीजन यहाँ लिख दे रहा हूँ कि दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसका रीजन है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. देखो आपके पास 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज. 3D सीरीज से जब 4D सीरीज पे आएंगे तो शेल नंबर बढ़ेगा, और जब शेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा. ठीक,
4D सीरीज से जब 5D सीरीज पे आओगे तो अगेन शेल नंबर बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ना चाहिए। लेकिन 5D सीरीज में जो एलिमेंट है इनके पास 14f इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ लैंथनम है ना, यहाँ पे अपने पास कौन है, लैंथनम। लैंथनम के बाद जितने एलिमेंट शुरू होंगे सबके पास 14f इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन 14f इलेक्ट्रॉन्स की जो शेडिंग होती है वो कैसी होती है, वो पुअर होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसीलिए इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में कि एट्रियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, इसमें रेडियस का ऑर्डर क्या है। तो देखो टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम यहाँ पर है, इट्रियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम है, और जर्कोनियम के नीचे कौन है, हाफनियम। ठीक, तो टाइटेनियम और जर्कोनियम में जर्कोनियम का साइज बड़ा है, जर्कोनियम हाफनियम का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। क्यों, ड्यू टू लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ना सीधा सा रीजन है इसका। हाफनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हाफनियम के पास 14f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, 4f 14f इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है, जबकि जर्कोनियम के पास कोई 14f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। f इलेक्ट्रॉन की शीडिंग जो है वो कैसी होती है, पुअर होती है। अब शीडिंग पुअर है तो वैलेंस शेल पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो साइज में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, और इसीलिए हाफनियम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका फॉर डी ब्लॉक, ठीक है। तो इसी के साथ एटॉमिक रेडियस खत्म होता है। एटॉमिक रेडियस के बाद नेक्स्ट एक और रेडियस हम लोग बात करेंगे, आयोनिक रेडियस, ठीक है, क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं आयोनिक रेडियस के। तो नेक्स्ट है इसमें आयोनिक रेडियस। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आयोनिक रेडियस की। नाम से पता चल रहा है आयनिक रेडियस मतलब रेडियस ऑफ आयन, ठीक है। आयन का जो रेडियस है उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक रेडियस। आयंस कितने टाइप के होते हैं, तो आयंस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है केटायन, दूसरा क्या होता है, एनायन। केटायन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, एनायन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक, अब इनमें कंपैरिजन जब होगा तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे आयनिक रेडियस की। तो आयन जो है, सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि जो आयन होते हैं, तो आयन आपका दो टाइप का है। एक हो गया कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को आप क्या बोलोगे, कैटायन। और दूसरा अपने पास क्या है, एनायन। एनायन को हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक, तो अपने पास आयन दो टाइप के हो गए, कैटायन और एनायन। एक एक करके दोनों की बात करें। सबसे पहला हो गया कैटायन। तो कैटायन जो है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट अगर बात करें तो कैटायंस के लिए अगर बात करें, ठीक, तो देखो जैसे मान लो अपने पास कोई एटम था ए, ठीक, ए से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो क्या बन गया, ए प्लस। ए प्लस से हमने एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव किया तो क्या बना, ए2 प्लस। ए2 प्लस से हमने एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव किया तो क्या बना, ए3 प्लस, एंड सो ऑन। एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाएंगे, ठीक ना, और प्लस चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें ए का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, मान लो Z, तो ए प्लस का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z। भाई प्रोटॉन तो उतने ही है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप। जैसे कार्बन है, मैं पूछूं कार्बन और कार्बन प्लस, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन प्लस का भी एटॉमिक नंबर क्या है, 6 ही है। भाई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, प्रोटॉन तो निकाल रहे हो, तो एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम ही रहेगा। इसका भी एटॉमिक नंबर Z, इसका भी एटॉमिक नंबर Z। अब समझने के लिए इसको इस तरह से समझें कि Z की वैल्यू मान लो है 10, Z की वैल्यू कितनी मान ली, 10। तो पहले जो A था आपका, तो उसमें 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। भाई 10 प्रोटॉन थे और वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, इलेक्ट्रॉन बच गए 9, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, तो प्रोटॉन अभी भी हैं 10। तो अब 10 मिलकर उन 9 को खींच रहे हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10। तो अब 10 मिलकर 8 को खींच रहे हैं,
तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सभी इलेक्ट्रॉन्स पे वो और बढ़ जाएगा। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, मान लो 9 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक। अब उस बेचारे एक इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाता है, यानी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इस कारण से किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं तो उसका जो साइज है वो छोटा होता चला जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को एक्सीड कर जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज को एक्सीड कर जाएगा तो प्लस चार्ज जो है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो इस कारण से जो साइज है उसमें, ठीक ना, डिक्रीमेंट हमें मिलने लगता है, या साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है। तो इस कारण से रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ A2 प्लस, ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो उसको चार्ट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। रेडियस ऑफ A3 प्लस, तो इन सब में जो रेडियस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिमूव करेंगे तो बिना किसी एक्सेप्शन के साथ जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो इसमें रेडियस सबसे बड़ा किसका होगा, Fe, उससे छोटा कौन होगा, Fe2 प्लस, उससे छोटा कौन होगा, Fe3 प्लस। इस तरह से अगर मैं पूछूं Mn2 प्लस Mn4 प्लस, तो इसमें अपने पास सबसे बड़ा कौन होगा, Mn2 प्लस Mn4 प्लस, और सबसे छोटा हो जाएगा Mn7 प्लस। ठीक, तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। तो इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि होता क्या है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो उतनी ही रहती है। जैसे मान लो Z की वैल्यू 10 है, फिर से मैं एग्जांपल रिपीट कर दे रहा हूँ कि मान लो Z की वैल्यू है 10, तो पहले 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 मिलकर कितने को खींच रहे थे, 10 को खींच रहे थे। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, भाई यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन के निकलते ही कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10, न्यूक्लियस में अभी भी 10 प्रोटॉन है, और ये 10 मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। पहले 10 को खींच रहे थे, अब 10 9 को खींच रहे हैं। जैसे ही हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को और इसमें से हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 8, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10, तो 10 मिलकर 8 को खींच रहे हैं। सपोज करो एक एक करके आपने 9 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, 9 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 1। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए जो साइज है वो घटता चला जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को एक्सीड कर जाता है। अब इसी का बिल्कुल उल्टा अगर हम बात करें फॉर एनायंस की, तो नेक्स्ट है इसमें बी सेकंड, तो सेकंड है फॉर एनायंस। तो एनायंस के लिए अगर देखें हम, तो देखो जैसे आपके पास कोई एटम ए था, ए में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो ए माइनस बना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो A2 माइनस बना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो A3 माइनस बना, एंड सो ऑन। ठीक, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को जोड़ते जाएंगे नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। अब इसका एटॉमिक नंबर मान लो Z है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी Z होगा, इसका भी Z होगा, इसका भी क्या होगा, Z होगा, तो इन सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक, अब Z की वैल्यू मान लो 10 है, तो पहले 10 मिलकर 10 को खींच रहे थे, लेकिन अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, तो अब 10 मिलकर कितने को खींच रहे हैं, 11 को खींच रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर इलेक्ट्रॉन वो घट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 से 12 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो बेचारे अभी कितने हैं, 10 ही हैं। अब 10 मिलकर 12 को खींच रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो 12 से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 हो गए, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10, तो 10 मिलकर जो है वो 13 को खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और भी कम हो जाएगा। तो भाई जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाओगे
एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस कारण से जो साइज है उसमें एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक ना, साइज में क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन, और साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास RA माइनस RA2 माइनस RA3 माइनस, ठीक। तो इसमें जो रेडियस है, तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जाते हैं, जो रेडियस है वो इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है, रेडियस आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर पूछूं मैं O माइनस O2 माइनस, तो बड़ा साइज किसका हो जाएगा, O2 माइनस। S माइनस S2 माइनस, तो बड़ा साइज किसका हो जाएगा, S2 माइनस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे रेडियस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो आयनिक रेडियस होता है, रेडियस ऑफ आयन जो होता है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक रेडियस। तो नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका शेल नंबर, ठीक ना। फर्स्ट फैक्टर इसमें कौन सा है आपका, शेल नंबर। शेल नंबर बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक। आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एक एग्जांपल समझे, जैसे आपका Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, ठीक। तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो क्या है, 2 या 1 बोले, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ वैलेंस शेल 2 ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स पीरियड का है। तो भाई शेल नंबर तो इंक्रीज कर रहा है ना, और शेल नंबर जब बढ़ेगा तो जो रेडियस है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर देखा जाए Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस Ba2 प्लस, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो शेल नंबर है वो इंक्रीज करेगा, और शेल नंबर क्योंकि इंक्रीज करेगा तो जो रेडियस है वो भी इंक्रीज करेगा। इसी तरह से F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो इसमें जो सबसे बड़ा रेडियस है वो किसका होगा, I माइनस का। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और डाउन द ग्रुप भाई चार्ज और कुछ भी हो, शेल नंबर तो एक बढ़ ही रहा है, और शेल नंबर बढ़ेगा तो जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। इसके बाद O2 माइनस S2 माइनस Se2 माइनस और Te2 माइनस, तो इसमें जो साइज है वो सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, Te2 माइनस का, ठीक ना। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज करेगा, रेडियस बढ़ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो होता है चार्ज। तो चार्ज की अगर बात करें तो जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस it is inversely proportional to positive charge, magnitude of positive charge, and directly proportional to magnitude of negative charge। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। ये पॉइंट अभी थोड़े समय पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो अगर प्लस चार्ज बढ़ाएंगे तो प्लस चार्ज बढ़ाने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर निकालेंगे तो साइज हमेशा घटेगा, ठीक ना, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन्स पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में बड़ा साइज किसका हो जाएगा, Fe2 प्लस का। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे Mn2 प्लस Mn4 प्लस Mn7 प्लस, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, Mn2 प्लस। इसी तरह से अगर पूछूं आपसे, चलो एक एग्जांपल ये ले, Cr2O3 और CrO3, ठीक। इसमें इन दोनों क्रोमियम में बड़ा रेडियस किसका है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्रोमियम पे जो चार्ज है वो 3 प्लस का है, जबकि यहाँ क्रोमियम पे चार्ज जो है वो कितने का है, 6 प्लस का है। तो इस पे चार्ज 3 प्लस का है, इस पे चार्ज 6 प्लस का है, तो इसीलिए जो रेडियस है वो 3 प्लस वाले क्रोमियम का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा रेडियस घटेगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ O माइनस O2 माइनस, तो बड़ा रेडियस किसका हो जाएगा, O2 माइनस। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। इसी तरह से N माइनस N2 माइनस N3 माइनस, तो बड़ा कौन हो जाएगा आपका, N3 माइनस। थर्ड जो है वो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
तो थर्ड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? ऐसे स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो क्या हो, सेम हो। इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या सेम है तो ऐसे स्पीशीज को आप क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब देखो एक एग्जांपल समझे, जैसे आपका हो गया C4- N3- O2-, इसके बाद आपका F-, Na+, Mg2+, Al3+, ठीक। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। नियॉन नहीं लिया क्योंकि नियॉन के लिए वैन डेर वाल्स रेडियस डिफाइंड है और नियॉन जो है आयन भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, 4 और आगे, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10, 8 और 2 कितने हुए, 10, 9 और 1, 10, 11 पहले से ही थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 11 में से 1 गया, कितना बच गया, 10। यहाँ 12 में से 2 गए 10, 13 में से 3 गए 10। तो इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 10। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो देखो अगर प्रोटॉन की बात करें, ठीक ना, यहाँ पे तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 6। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 7, 8, 9, 11, 12 और 13। तो यहाँ प्रोटॉन 13 है। अब देखो इन सभी के पास जितने भी स्पीशीज दिए गए हैं, इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन 10 ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम। अब ये बताओ कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो यहाँ 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक ना। जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और प्रोटॉन बढ़ते गए, यहाँ 13 प्रोटॉन हो गए और 13 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो 10 ही थे, यहाँ 13 मिलकर 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 6 मिलकर 10 को खींच रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा कहाँ होगा, 13 वाले में। भाई ये 13 जो है 10 को ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे, जबकि जो 6 है वो इन 10 को मोर स्ट्रांगली नहीं खींचेंगे। तो देखो यहाँ से रिजल्ट बनता है कि अगर आपका जो स्पीशीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऐसे केस में जो आयनिक रेडियस होगा, आयनिक रेडियस, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब तो ये हुआ कि सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम ही है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबके पास सेम है और कितने हैं यहाँ पे, 10। अब जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। और जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा, तो साइज बढ़ जाएगा। यानी कि जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम, वो कम खींच पाएगा, तो साइज ज़्यादा होगा। और जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है अपने पास कि आयनिक रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देन साइज विल रिड्यूस, या देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो रेडियस है वो घटेगा, और एटॉमिक नंबर अगर कम होगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का जो संख्या है वो भी कम हो जाएगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा और साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो एग्जाम में अगर हमें दिख गया कि 4 स्पीशीज दिए हुए हैं और चारों अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको बता ही रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या है, सेम होनी चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये। तो अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ऐसे केस में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज तुरंत बताएंगे छोटा है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा हम बोलेंगे कि उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्विक होना चाहिए, तुरंत बताना होगा कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, रेडियस कम। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका एटॉमिक नंबर कम, इसलिए रेडियस ज़्यादा। तो ये क्विकली तुरंत बताना इसको। तो ये था आपका आयनिक रेडियस। इसके बाद फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से अपना खत्म होता है एटॉमिक रेडियस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स टू रिमेंबर। तो सम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स टू बी रिमेंबर्ड। तो कुछ मैं यहाँ पे ट्रेंड लिख रहा हूँ जो कि थोड़ा डेटा के अकॉर्डिंग है, और वो ट्रेंड आपको याद रखना है।
तो इसमें देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसमें देखो लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। अब इनमें अगर कंपेयर करना हो तो देखो सबसे छोटा है बेरिलियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। बेरिलियम से बड़ा है लिथियम, लिथियम से बड़ा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा होता है स्ट्रोंशियम। ये ट्रेंड हमें याद होना चाहिए। स्ट्रोंशियम से बड़ा होता है बेरियम, बेरियम से बड़ा होता है पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीसियम। ये जो ट्रेंड है आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, कि रेडियस जो है ठीक है भाई टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा, लेकिन इन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो ऑर्डर है आपको याद होना चाहिए। सबसे छोटा कौन है? बेरिलियम, इससे बड़ा लिथियम, इससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा पोटेशियम है, लेकिन कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से भी बड़ा कौन है? पोटेशियम है। ठीक है, यानी कैल्शियम से ही नहीं, ये स्ट्रोंशियम बेरियम से भी बड़ा होता है। पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम और सबसे बड़ा कौन है? सीसियम। तो एक तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ये डेटा के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है इसको, तो ये ट्रेंड हमें याद ही होना चाहिए। इसके बाद कैटायंस में अगर देखें तो यहाँ पे Li प्लस इंक्रीजिंग समझते हो, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो यहाँ एरो की जो डायरेक्शन है ये छोटे से बड़े की तरफ बता रही है ना, छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ। इसके बाद Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, यहाँ पे Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस और Va2 प्लस। इसमें हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने वाले हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब हो गया बड़े से छोटा, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, इस तरह से अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें है सीसियम। ठीक, सीसियम से छोटा बेरियम, बेरियम से छोटा रुबिडियम, रुबिडियम से छोटा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से छोटा कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा छोटा कैल्शियम, कैल्शियम से छोटा सोडियम, उससे छोटा मैग्नीशियम। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, लिथियम और मैग्नीशियम में लिथियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज 2+ का है, चार्ज बढ़ता है तो रेडियस छोटा हो जाता है, और लिथियम से छोटा है बेरिलियम। ये याद रखना कि ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ अरेंज किया गया है, मतलब जो एरो की डायरेक्शन है ये बड़े से छोटे बता रही है। सबसे बड़ा कौन? सीसियम, सीसियम से छोटा बेरियम, बेरियम से छोटा रुबिडियम, रुबिडियम से छोटा स्ट्रोंशियम। तो हम बड़े से छोटे की तरफ ये एरो बना रहे हैं। तो एग्जाम में इस तरह से ये जिग जैग, इसको क्या बोलेंगे? जिग जैग, जिग जैग ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। और एनायंस की अगर बात करें तो देखो एनायंस में आपका यहाँ पे C4 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, इसके बाद अपने पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, S2 माइनस, Ac2 माइनस, P3 माइनस। तो ये मैंने कुछ नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग वन मेटलॉइड, तो कुछ नॉन मेटल्स पे जो नेगेटिव चार्ज है कर रहे हैं। तो देखो लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमने अभी देखा था कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज घटता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शेल नंबर बढ़ेगा। लेकिन अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप देखा जाए या डायगोनली देखा जाए तो शेल नंबर डोमिनेट करता है। शेल नंबर ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा। जैसे कि F माइनस को तो अभी हटा दें, O2 माइनस, Cl माइनस, तो इसमें बड़ा रेडियस किसका है? Cl माइनस, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है। ठीक, तो शेल नंबर यहाँ डोमिनेट कर जाएगा। S2 माइनस, Br माइनस, तो बड़ा कौन है? Br माइनस। ठीक, और N3 माइनस से बड़ा कौन है? S2 माइनस, C4 माइनस, P3 माइनस, Ac2 माइनस, I माइनस। तो यहाँ भी जो ट्रेंड है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। इसमें सबसे छोटा कार्बन 4 माइनस कार्बाइड, उससे बड़ा फॉस्फाइड, उससे बड़ा सेलेनाइड, और सबसे बड़ा आयोडाइड। ठीक ना, I माइनस। तो यहाँ पे शेल नंबर जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक ना, जब इस तरह से क्रॉस में चलते हैं। इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए, नेक्स्ट अगर बात करें, एक दो पॉइंट और लिख के क्लास खत्म करते हैं।
लार्जेस्ट एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपका है सीसीएम। ये सब हमें याद होना चाहिए। स्मॉलेस्ट एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपका होता है हाइड्रोजन। इसके बाद लार्जेस्ट कैटायन इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपका है सीसीएम प्लस। स्मॉलेस्ट कैटायन इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपका होता है H प्लस। लार्जेस्ट एनायन इन पीरियोडिक टेबल, तो ये होता है I माइनस। और स्मॉलेस्ट एनायन इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपका होता है F माइनस, नॉट H माइनस, ठीक ना। H माइनस नहीं होता है। H माइनस इसलिए नहीं होता है क्योंकि H माइनस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक प्रोटॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर नहीं संभाल पाता है और साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसको याद रखना है। यहाँ नोट लगा एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि H माइनस इज नॉट द स्मॉलेस्ट एनायन इन पीरियोडिक टेबल। H माइनस का साइज काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि बिकॉज E/P रेशियो इज वेरी हाई, जो कि 2:1 है। भाई एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो E/P रेशियो काफ़ी हाई हो गया। प्रोटॉन 1 है बेचारा और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो पहले तो एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन थे जो कि बराबर बराबर चार्ज के थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और हो गया तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, प्रोटॉन बेचारा 1 ही है। तो एक प्रोटॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काफ़ी हाई हो जाता है, इस कारण से उसका साइज एक्सपेंड कर जाता है। H माइनस एक बहुत ही बड़ा आयन होता है। इसका अगर साइज देखा जाए तो देखो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Br माइनस से भी बड़ा होता है H माइनस हाइड्राइड, और उससे बड़ा होता है I माइनस। तो जो H माइनस है लिखने में देखने में तो छोटा लग रहा है, पर H माइनस एक बहुत ही बड़ा एनायन होता है। ये F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस से भी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि E/P रेशियो इसके लिए काफ़ी लार्ज होती है, जो कि 2 होती है, ठीक है। बाकी सबके लिए E/P रेशियो 2 से कम ही होती है। सबसे हाईएस्ट आपको H माइनस में मिलता है, जिसके लिए E/P रेशियो कितनी मिल जाती है आपको? 2। यानी एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। E मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन, तो 2/1। तो 2 प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं संभाल पाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में रिपल्शन काफ़ी हाई हो जाएगा, तो साइज जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये था आपका एटॉमिक रेडियस। इसमें मैंने आपको A to Z सारे ट्रेंड बता दिए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, कैटायन एनायन, ठीक ना। डायगनली भी कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं। सारे ट्रेंड इसमें हमने देख लिए। अब आपको क्या करना है कि जो टॉपिक है आपके असाइनमेंट में एटॉमिक रेडियस, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। कोई डाउट आएगा तो उसको फ्रीली पूछना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आपका जो टेस्ट है उसमें लास्ट टॉपिक तक ही आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।